कहाँ तक पढ़ चुकी है पिछला क्लास में? आवाज जा रहा है ना? क्रिटिकल बायस। बोल रहे हैं पिछला क्लास में कहाँ तक हुआ है तुम लोग का, बताओ अपना। कहाँ से शुरू करें? तृप्ति। हेलो। हाँ, पूछ रहे माइक ऑन करके बोलना है कि कहाँ तक पढ़ाई हो गया, कहाँ से हम शुरू करें। माइक ऑन करना है और बोलना है कि कैसे हम पढ़ाई, कहाँ से शुरू करें। बात कौन कर रही है? फोन पर लगता है कोई लगी हुई है। अंशु कुमारी, बोला जाए कि कहाँ से हम शुरू करें। हेलो। माइक को ऑन करना है, अनम्यूट जो लिखा हुआ है माइक के ऊपर क्लिक करना है, म्यूट जो है अनम्यूट हो जाएगा। हाँ, बताना है। 6 चैप्टर वंशागति। शुरू से बताना है ना? शुरू से। हाँ, शुरू से ही बताते हैं क्योंकि बीच से शुरू करने से फायदा नहीं है। सिलेबस अभी भी समय है, हम लोग निकाल देंगे, सिलेबस का टेंशन नहीं लेना है। हम तो हर बार कहेंगे, बस टाइमली ऑनलाइन हो जाना है, इसमें पीडीएफ वगैरह। हाँ हाँ, टाइमली ऑनलाइन हो जाना है और साथ में जो दिया जाएगा पीडीएफ वगैरह डाला जाएगा तो उसको क्लियर करते चल जाना है। और माइक को ऐसे ऑफ रखना है और जब बात करना है तो ऑन करना है, तो आवाज इको होगा, गूंजेगा सारा। जब बोलना होगा तो ऑन करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वंशागति के आणविक आधार को देखते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि कोई भी सेल होता है। सेल के बारे में तो जानते हैं, कोशिका है ना।
कोशिका जो है, कोशिका का रचना भी हम लोग देख चुके हैं पिछले ही क्लास में। तो कोशिका की खासियत क्या है कि कोशिका के अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर हमारा कोशिका का है। कोशिका के अंदर यह जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इस तरह से यह धागा है, और धागा जो है, शुरू से शुरू करें, शुरुआत वाला चैप्टर से शुरू करें, एकदम 5 चैप्टर से। तृप्ति लिखी है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। हेलो, अच्छा पहले सुनते जाना है जो बता रहे हैं। तो हम लोग देख रहे थे क्या, सेल को देख रहे थे। अब सेल में क्या है कि सेल के अंदर हमारा डीएनए है, और डीएनए में डीएनए का स्ट्रक्चर तो याद है। डीएनए का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से है, याद है ना। डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से है। यह जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वह वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया हुआ है। इसको हम लोग डीएनए का कुंडलित स्ट्रक्चर कहते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए में हम लोग देखे क्या थे कि इस तरह से यहाँ पर जुड़ा हुआ क्या होता है, ए होता है, टी होता है, और क्या होता है, सी होता है, जी होता है ना। इस तरह से डीएनए में जुड़ा हुआ होता है। तो डीएनए जो है वह बना हुआ किससे है, तो डीएनए में मुख्य रूप से हमारा नाइट्रोजनस क्षार है। नाइट्रोजन क्षार पहला चीज इसमें जो है वह नाइट्रोजन क्षार है। दूसरा चीज क्या है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन का बंधन है ना, हाइड्रोजन बंध जिसको कहते हैं, हाइड्रोजन बंध है। इसके अलावा क्या है इसमें, तो फॉस्फेट, इस पर फॉस्फेट भी पाया जाता है ना। और क्या है, तो एक और चीज है जिसका नाम है पेंटोज सुगर। इतना सारा चीज मिलता है तो हमारा डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए में क्या क्या हम लोग देखे हैं, तो डीएनए में एक का नाम हम लोग लिखते हैं ए। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब एडिनिन से है। ए का मतलब एडिनिन है ना। ये सब याद है, जहां रहेगा कि सर ये सब ठीक है, बोल देना है सर ये सब ठीक है, आगे बढ़िए। ये साइटोसिन है, और क्या है, एडेनिन साइटोसिन, गुआनिन है ना, और क्या है, थायमीन है। ये 4 तरह के नाइट्रोजन युक्त क्षार जो होते हैं वो पाए जाते हैं डीएनए में। अगर आरएनए रहा, अगर आरएनए होता है तो इस थायमीन के जगह पर यूरासिल स्थान ले लेता है। इस थायमीन के जगह पर यूरासिल स्थान लेता है ना। तो ये 4 तरह का हम लोग नाइट्रोजनस बेस देखे। इसके अलावा जो हम लोग डीएनए को देखे थे, यह जो डीएनए था, ये जो पट्टी हमारी, आवाज अगर कट कट के आएगा तो भी बोलना है। तो ये जो पट्टी जो थी, ये पट्टी के ऊपर जो है वो पाया जाता है फॉस्फेट। याद रखना है कि डीएनए के इस पट्टी पर पाया जाता है फॉस्फेट। और कौन सा, तो सुगर, है ना, शर्करा जिसको कहते हैं। तो शर्करा, हम लोग जो शर्करा खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं हम लोग, तो हम लोग जो ग्लूकोज खाते हैं वो 6 कार्बन वाला होता है ना। और यहाँ पर जो ग्लूकोज पाया जाता है वो 5 कार्बन वाला, इसलिए इसको, हाँ तो वही बोलना है। आवाज अब स्पष्ट है, पूरा कट रहा था।
तो ये पट्टी के बारे में बता रहे थे कि यह जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए की इस पट्टी पर फॉस्फेट पाया जाता है, ठीक है, और इस पर पाया जाता है पेंटोज शुगर, है ना, इसके ऊपर पेंटोज शुगर पाया जाता है जिसको शर्करा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें बीच में जो हमारा डीएनए है, तो डीएनए के इस बीच वाले जगह पर हमारा क्या रहता है, तो एडिनिन जो है वह थाइमीन से जुड़ा होता है, एडिनिन थाइमीन से जुड़ा होता है ना। याद रखना है कि एडिनिन थाइमीन से हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, और साइटोसिन जो है वह गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। क्लास खत्म होने के 1 घंटा बाद हम लोग यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग सेक्शन भी है, तो क्लास में जो नहीं समझ में आया है उसको फिर से भी सुन सकते हैं, और रिकॉर्डिंग में अगर दिक्कत रहेगा तो दोबारा पूछेंगे, सर कल जो बताए थे वहां पर अटक गया था, मामला समझा नहीं था, तो फिर से उसको बताइए। तो रिकॉर्डिंग भी इसमें ऑन करके रखे हैं, तो उसको बाद में भी हम लोग सुन सकते हैं जहां दिक्कत होगा। और आवाज जहां कटेगा एकदम तुरंत रोक के बोलना है कि सर आवाज कट रहा है, ठीक है ये वाला। तो इस तरह से डीएनए को हम लोग समझे कि डीएनए क्या है। डीएनए काफी जरूरी चीज है। अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हम तो जान गए कि हमारा गुणसूत्र जो है वह किससे बना हुआ है, तो वह डीएनए से बना हुआ है ना। हमारे गुणसूत्र में डीएनए और एक चीज और होता है जिसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। हमारे डीएनए में क्या है, हमारे गुणसूत्र में क्या है, डीएनए से बना हुआ है, और किससे बना हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। याद रखना है कि डीएनए जो होता है वह ऋणात्मक होता है, और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वह धन आवेश को रखता है, ठीक है। गुणसूत्र के बनावट के संबंध में चर्चा हुआ कि यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए का अभी संरचना हम लोग थोड़ा सा देखें और डिटेल बाद में देखेंगे। यह समझ में आया कि गुणसूत्र किससे बना हुआ है, डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन, है ना। डीएनए का फुल फॉर्म तो सबको याद है, तो इसका फुल फॉर्म था डी, इसका फुल फॉर्म था डी ऑक्सी, है ना, याद है ना सबको। हाँ, राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल, है ना, ये इसका फुल फॉर्म था डीएनए का। अब है कि हम लोग आरएनए और डीएनए दोनों को क्या कहते हैं, को मिला करके हम लोग न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, है ना। इस दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। यह दोनों ही कहलाएगा न्यूक्लिक अम्ल। अब है कि हमारा गुणसूत्र की खोज किसने की, अभी बेसिक लेके चल रहे हैं सारा। गुणसूत्र की खोज किसने की, इसकी खोज की थी वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने, है ना। लिख लेना है जहां लगे कि लिखने वाला है, ठीक है। तो यह गुणसूत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वाल्डेयर। और डीएनए, ठीक है ना, और डीएनए का हाँ, डेट हम लोगों को मतलब नहीं है, क्योंकि डेट कभी पूछेगा नहीं कि कब किया, किसने किया यह पूछेगा। तो वाल्डेयर ने इसका खोज किया था, ठीक है। अब डीएनए को सबसे पहले देखा किसने था, डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था, तो इसको बताना है किसने देखा था, फ्रेडरिक, अब याद आ गए, है ना, मेसर या मिस्टर जो पढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से फ्रेडरिक मेसर ने इसको देखा था। कहां देखा था,
पस की कोशिका में। पस किसको कहते हैं? जो हमारा घाव बन जाता है, रीम बन जाता है, उसी के अंदर इसने डीएनए को सबसे पहले देखा था, फ्रेडरिक मिक्सचर ने। उस समय यह डीएनए का नाम नहीं रख पाया था, उस समय इसको यह न्यूक्लियन का नाम दिया था, बाद में इसका नाम डीएनए पड़ा। तो इस तरह से डीएनए की खोज हमारा उसने कर लिया। खोज करने के बाद अभी जो हम लोग मॉडल देखे थे डीएनए का, डबल हेलिक्स मॉडल है ना, दोहरी कुंडलित रचना को जो हम लोग देखे, उसको दिया था वाटसन। ये सब ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम लोग को मस्ट है इस बार या अगले साल, हर बार लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव पर विशेष पकड़ बनाना पड़ेगा। तो वाटसन और क्रिक जो है वह दोहरी कुंडली की रचना को प्रस्तुत किया था, है ना, दोहरी कुंडली वाले डीएनए की रचना को प्रस्तुत किया था। वाटसन और क्या, हाँ, वाटसन और क्रिक, ठीक है। हम लोग जैसे हम लोग शुरू में पढ़े थे, 11th में पढ़े थे कि कोशिका की खोज हुई, है ना, कोशिका की खोज हुई, तो धीरे धीरे हम लोग सब चीज जान रहे थे। उसी तरह से हम लोग यह सोचते थे कि पहले एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण होता है, माता पिता से बच्चों में गुण चले जाते हैं। तो ये गुण के स्थानांतरण के लिए, गुण के स्थानांतरण के लिए जिम्मेवार कौन, इस गुण के स्थानांतरण के लिए जिम्मेवार कौन है? तो लोग लगातार प्रयास करते रहे। हाँ, अभी ना हम जान रहे हैं कि हाँ भाई डीएनए ही क्या करता है कि गुण का स्थानांतरण करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, लेकिन इसमें लंबा समय लग गया। इसका पता लगाने में बहुत सारे वैज्ञानिक ने इस पर दिमाग लगाया और बहुत खोज किया, तब जाकर के हम लोग आज इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। इस खोज में दो चीज का महत्वपूर्ण योगदान था। एक ट्रांसफॉर्मेशन, दो चीज का महत्वपूर्ण योगदान था। एक था ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण, रूपांतरण। और एक होता है ट्रांसडक्शन, स्थानांतरण। स्थानांतरण, दो चीज के तहत हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि डीएनए ही जो है वो अनुवांशिक पदार्थ है। तो इसके लिए बहुत सारा वैज्ञानिक आया। इसमें सबसे पहला वैज्ञानिक, किताब अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है, हाथ नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि सारा नोट्स डाला जाएगा, वो भी बढ़िया बात है। तो पहला हम लोग देखते हैं प्रयोग, एक वैज्ञानिक जिसका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। और वो वाला डाल दिए हैं लिंक, किसी में नहीं डाले होंगे तो बोलना, इसका वाला टेलीग्राम वाला, टेलीग्राम में सारा नोट्स अवेलेबल रहेगा, वहां से मिलते चला जाएगा। तो एक बैग, हाँ, बाद में जो लिखे हैं लिंक भेजे हैं वही है, उसको क्लिक करेंगे तो अपने आप वहां पहुंच जाएंगे और जाकर के वहां देखेंगे, वहां 11th 12th दोनों का है। तो हमको 12th से मतलब है, 12th वाला देखते चल जाएंगे, जो मिलेगा उसको अपना डाउनलोड कर लेंगे, वहां से अपना देखते रहेंगे, बाद में साइड कर लेंगे, निकाल लेंगे, या जैसे मन करे बाद में बीच बीच में खोल के भी देख सकते हैं। तो हम लोग थे कि हमारा आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है या नहीं, इसके ऊपर वैज्ञानिक ने कितना सारा प्रयोग किया, उसी को देखते हैं। इसी क्रम में पहला वैज्ञानिक जो था वो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ था। इसने क्या किया, तो इसने प्रयोग किया एक जीवाणु पर जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस। एक जीवाणु का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, है ना। इस नाम से ही लग रहा है कि हम यही निमोनियाई ना लिख करके निमोनिया लिख दिए हैं। तो ये निमोनियाई जीवाणु जो है वह क्या करता है, हम लोगों में निमोनिया उत्पन्न करता है। निमोनिया क्या है? एक श्वसन संबंधी बीमारी। इसमें सांस अटकता है, सांस लेने में समस्या होती है, खास तौर से बच्चों को ऐसा ज्यादा होता है। तो ग्रिफ्थ का जो प्रयोग था ये पूछ देता है। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने अपना प्रयोग किया था, 1928 में। और इसने क्या किया था, हम जानते हैं कि
प्रयोगशाला में हम लोग क्या कर सकते हैं, जीवाणुओं को ग्रो करवा सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, एक मशीन होता है जिसको कहते हैं इनक्यूबेटर, है ना। एक मशीन है जिसका नाम है इनक्यूबेटर, है ना। इनक्यूबेटर में, इनक्यूबेटर एक मशीन है। इस इनक्यूबेटर में क्या होता है, तापमान को हम लोग नियंत्रित रख सकते हैं। तापमान नियंत्रित रहता है, जितना चाहेंगे उतना ही तापमान यहाँ पर रहेगा। और इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, हम, हाँ कोई दिक्कत होगा तो बोलना है। एक सॉल्यूशन हम लोग लिए, एक घोल लिए, पोषक तत्वों से भरपूर घोल होता है, एगर कहते हैं इसको, एगर कहते हैं। तो इस घोल को यहाँ रख करके हम लोगों ने क्या किया, बैक्टीरिया को यहाँ ग्रो कराया। कौन सा बैक्टीरिया, तो हम लोगों ने यहाँ उत्पन्न कराया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को यहाँ ग्रो कराया। तो याद रखना है कि यह जो जीवाणु है वह दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं यस टाइप और दूसरे को कहते हैं आर प्रकार। दोनों जीवाणु में क्या अंतर है, तो यस वाला जो होता है चिकना होता है, यह जो होता है वो चिकना होता है, और आर वाला जो होता है वह रुखड़ा होता है। यह जो ग्रो करेगा, जहां पर उत्पन्न होता है, वृद्धि करता है, वह कैसा होता है, तो रुखड़ा होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, याद रखना है कि जो यस प्रकार होता है वही बीमारी उत्पन्न करता है। यस प्रकार वाला ही क्या करता है, बीमारी उत्पन्न करता है। आर जो है वो बीमारी उत्पन्न नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है कि हम लोग दो गो इस तरह से घोल बना करके तैयार रखे या एक में रखे और यहाँ पर जीवाणु को डाल दिए, तो यहाँ पर जीवाणु उत्पन्न हुआ। दो प्रकार का जीवाणु उत्पन्न हुआ, एक देखने में रुखड़ा लग रहा था और एक देखने में चिकना लग रहा था। तो यह दोनों में बताए कि जो चिकना लग रहा था उसको यस कहें, यह बीमारी पैदा करता है ना। यह क्या करता है, बीमारी, और जो रुखड़ा था बीमारी पैदा नहीं करता है ना। अब क्या किया गया, तो यस वाला जो था, यस वाला जो कॉलोनी हमारा बना था उसको ले लिए और थोड़ा सा निकाल करके उसका घोल बना लिए, पानी डाल करके, पानी डाल करके यस वाला का घोल बना लिए। और हम चूहा पकड़ के रख ले थे पहले से, इसका घोल बना करके इंजेक्शन में भर लिए। इंजेक्शन में भर करके क्या किए, चूहा के अंदर डाल दिए, ठीक है। चूहा के अंदर डाल दिए तो क्या देखे कि चूहा मर गया, है ना। हाँ, ये क्वेश्चन उठा के क्यों मर गया, क्योंकि हम पहले ही बताए कि यस क्या था, बीमारी पैदा करता था, है ना। तो वह जो है यस के कारण, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण चूहा को निमोनिया हो गया और चूहा जो है निमोनिया से मर गया। बात समझ में आया, है ना। हाँ, क्या बोलिए। हाँ होता है ना। तो यह तो प्रयोग किया हुआ है और प्रमाणित है, उसी को हम लिख रहे हैं, बस हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं। वो जो कहे हैं फ्रेडरिक, हाँ हाँ फ्रेडरिक ग्रिप्ट, हम भेजेंगे इसको, इसका पीडीएफ भेज देंगे। तो फ्रेडरिक फ्रेडरिक ग्रिप्ट ने यह जो है देखा कि यस स्ट्रेन का जो डाला तो चूहा क्या हो गया, मर गया, क्योंकि यह कॉलोनी जो था हमारा बैक्टीरिया का, यह बीमारी पैदा करता था और चूहा जो है निमोनिया बीमारी से मर गया। और वही चीज क्या किया कि आर स्ट्रेन जो हमारा था, माने आर कॉलोनी जो था, उसको भी वैसे ही घोल बनाया और घोल बना करके, पानी में घोल बना करके चूहा को दे दिया, है ना, इंजेक्शन से। इस तरह से इंजेक्शन, आवाज कट रहा है, अब ठीक है। हाँ, ज्यादा तेजी से बोलने लगते हैं तो आवाज को कैच नहीं कर पाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इंजेक्शन के द्वारा चूहा को अबरी क्या किए, लगाए आर वाला घोल, है ना। आर वाला घोल के बारे में हम लोग पढ़े थे कि बीमारी पैदा नहीं करता है। तो चूहा को डाल दिए, अब चूहा जो था वो क्या रह जाएगा, जीवित रह जाए, है ना। चूहा जीवित रह जाएगा, मरेगा ही नहीं, क्योंकि बीमारी पैदा ही नहीं करता था। ठीक है, यहां तक तो हम लोगों को ठीक लग रहा है।
अब जो है एक काम, अब एक काम और किया। क्या किया भाई? तो इस बार क्या किया कि यश जो बीमारी पैदा करता था इसको गर्म कर दिया। तो दिमाग में क्या चल रहा है कि जब जीवाणु को हम गर्म करेंगे तो सब मर जाएगा, मत है ना, ये मर गया। अब क्या किया, इसके साथ आर वाला जो हमारा था जो बीमारी नहीं पैदा करता, इसको मिला दिया। अब मिला करके घोल बना लिया। ये दोनों को मिला करके पहले तो इसको मार दिया गर्म करके, और फिर आर वाला के साथ मिला लिया। अब जो है चूहा को दे दिया। क्या होना चाहिए? ये तो मरिए गया ना, यस तो मर गए। हाँ, पहला बार क्या किए, पहला बार किए कि हम लोग के पास जीवाणु था। कौन सा जीवाणु? निमोनिया उत्पन्न करने वाला जीवाणु। अब उस जीवाणु का दो कॉलोनी था, एक यस टाइप है ना, और एक आर टाइप। यस बीमारी उत्पन्न करता था और आर टाइप जो था वो बीमारी उत्पन्न नहीं करता था। तो यस का हम लोग क्या किए, घोल बनाए पानी डाल करके, और फिर इंजेक्शन से उसको चूहा में दे दिए, इंजेक्शन से चूहा में डाल दिए। तो यस तो बीमारी पैदा करता था, चूहा में डाले वैसे ही चूहा क्या हुआ, निमोनिया से मर गया। ठीक है। उसके बाद दोबारा क्या किए, आर वाला हम लोग चूहा को डाले। तो आर तो बीमारी पैदा नहीं करता था, तो चूहा बीमारी से नहीं मरा। अब हम लोग क्या कर लिए हैं कि यस को गर्म कर लिए। ठीक है, यस को गर्म कर लिए, यस वाला जो कॉलोनी था उसको गर्म कर लिए, आर वाला को कुछ नहीं किए। यस और आर को दोनों को मिला करके घोल बना लिए, यस और आर को मिलाकर घोल बना लिए और चूहा में डाल दिए। तो ये तो मरा हुआ है, यस वाला क्या है, मरा हुआ है, आर वाला जीवित है। इसको कुछ नहीं किए थे, लेकिन बीमारी तो पैदा नहीं कर रहा था आर, बीमारी तो पैदा कर रहा था यस। ठीक है, अब दोनों को मिला के हम दिए तो क्या होना चाहिए तुम्हारे कंडीशन से, यस तो मर नहीं, कैसे मर जाना चाहिए, कैसे, कैसे मरेगा, है ना, साधारण सा बात है कि गर्म होइए गया तो चूहा कैसे मरेगा, ये तो मरिए गया। तो ये अब तो बीमारी पैदा नहीं कर सकता है, कोई हालत में बीमारी पैदा नहीं कर सकता है। जीवित ई है, ई जा रहा है चूहा में, तो पहले भी इससे चूहा नहीं मरता था तो अभी भी नहीं मरेगा, है ना। लेकिन यह गलत हो गया, चूहा मर गया, है ना। तो क्यों मर गया कि यस में कोई चीज ऐसा था जो आर में घुस गया और आर को बीमारी पैदा करने वाला बना दिया, आर को बीमारी पैदा करने वाला बना दिया। पहले आर बीमारी नहीं पैदा करता था, लेकिन जैसे ही यस के साथ मिलाए तो यस के अंदर कुछ ऐसा था जो चला गया आर के अंदर, और आर बीमारी पैदा करने लगा और चूहा मर गया, है ना। तो यानी कि अभी तो हम तुम कह सकती है कि सर यस के अंदर जो था, यस का डीएनए जो तो नहीं मरा था, वो चला गया आर के अंदर, और इसके यस के डीएनए के वजह से आर जो है बीमारी पैदा करने लगा, है ना। अभी के अनुसार तो हम लोग यही कह सकते हैं कि डीएनए का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ, इस वजह से चूहा मर गया। लेकिन उस समय तो पता नहीं था कि यह डीएनए था कि क्या था, क्योंकि उस जीवाणु के अंदर प्रोटीन भी था, वह जीवाणु जो था प्रोटीन से भी बना हुआ था, उस जीवाणु के अंदर आरएनए भी था, उस जीवाणु के अंदर डीएनए भी था, है ना, सब कुछ था। तो अब वैज्ञानिक दिमाग लगाने लगे कि या ये या फिर ये या ये, इस तीनों में से कौन जेनेटिक मटेरियल है ना, कौन है, इस पर सोच जारी हुआ। लेकिन अभी तक फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के प्रयोग से हम लोगों को यह समझ में आया कि कोई चीज है जो अगले पीढ़ी में क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। क्या स्थानांतरित हुआ ये नहीं पता चला, लेकिन
कुछ ऐसा चीज था जो स्थानांतरित हो जाता था, है ना। ठीक है, समझ में आया। चूहा वाला दिक्कत नहीं है, चूहा वाला में। हाँ, अब है अगला एक वैज्ञानिक जिसका नाम है ओटी एवेरी। हाँ, वैज्ञानिक का नाम है ओटी अवेरी, है ना। ये वैज्ञानिक और भी इसके साथ बहुत सारा था, मैक्लियोड था, है ना, या मैककार्टी था। तो ये सब मिल करके क्या किया, 1944 में ग्रिप्त जो प्रयोग किया था, 1944 में ग्रिप्त जो प्रयोग किया था उसको फिर से दोहराया कि ग्रिप्त जो है वो सही बोला था या गलत बोला था, है ना। तो उनको समझ में आया कि सही बोला था, कि ऐसा ही होता है, ग्रिप्त का जो प्रयोग था वो सही था। फिर ये निष्कर्ष निकालने लगे कि अब तीनों में हमको पता लगाना है कि प्रोटीन, डीएनए या आरएनए, है ना। तो उसने क्या किया, ये जो जीवाणु था, इस जीवाणु के ऊपर एक एंजाइम डाल दिया जिसका नाम था प्रोटीएज, है ना। इस जीवाणु के अंदर डाल दिया क्या, प्रोटीएज। तब प्रोटीएज जब जीवाणु के अंदर डाला तो इसके अंदर प्रोटीएज एक एंजाइम है। इस एंजाइम का काम क्या है, तो इस एंजाइम का काम है प्रोटीन का पाचन। ठीक है, इस एंजाइम का काम क्या है, प्रोटीन का पाचन। किस जीवाणु के अंदर डाला, तो यस वाला के जीवाणु के अंदर, जो मार दिए थे हम लोग गर्म करके, उसी के अंदर ही डाला प्रोटीएज एंजाइम। बात समझ में आ रहा है। तो प्रोटीएज डालने से क्या हुआ कि जितना सारा प्रोटीन था यस में वो खत्म हो गया, पच गया। तो अगला पीढ़ी में तो नहीं जाएगा, प्रोटीन अब अगला पीढ़ी में नहीं जाएगा। तो इससे ही कि, लेकिन फिर भी देखा कि चूहा मरिए रहा था, यानी कि प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ नहीं, है ना। इससे ही पता चल गया इसको कि प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। तब कहा कौन है भाई, तब फिर क्या किया, एक आरएनए था, वह भी अनुवांशिक पदार्थ हो सकता था। तो इसके लिए वह एंजाइम डाला आरएनएज, है ना। कौन सा एंजाइम, एएससी जिसके लास्ट में लगा रहे, है ना, एएससी जिसके अंत में लगा रहेगा वह एंजाइम होगा। इसको याद रखना है कि एएससी जिसके अंत में लगा हुआ है वह एंजाइम है। तो इस बार डाला क्या, आर, हाँ, क्या बोलना था कुछ। अच्छा, हाँ, तो इस बार क्या की, कटिए रहा है। हाँ, तो कह रहे थे कि आरएनए को पचाने के लिए डाला क्या, आरएनएज एंजाइम। तो आरएनएज एंजाइम डाला तो क्या देखा कि आरएनए पच गया, लेकिन फिर भी जो था जीवाणु बीमारी पैदा करिए रहा था। इसके बावजूद भी जीवाणु क्या था, बीमारी पैदा कर रहा था। तो दो गो तो क्लियर हो गया कि अब हमारा डीएनए, आरएनए नहीं है अनुवांशिक पदार्थ, और प्रोटीन नहीं है ना। दो गो क्लियर हो गया कि नहीं है। तो इस बार क्या किया, अगली बार अब डीएनए को पचाने का भी एक एंजाइम होता है। डीएनए को पचाने वाले एंजाइम को कहते हैं डीएनएज, है ना। और भी बहुत सारा नाम है, पढ़ेंगे हम। हाँ, तो डीएनए को पचाने वाला एंजाइम डाला और डीएनए पच गया। डीएनए को पचाने के लिए डाला क्या, डीएनएज। तो इस बार पच गया तो क्या हुआ कि चूहा जीवित रह गया। चूहा जीवित रह गया तो समझ में आ गया कि अनुवांशिक पदार्थ जो है वह कौन है, डीएनए है ना। तो इस बात की पुष्टि किसने की कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, तो इसकी पुष्टि ओटी बॉवेरी, है ना। पूछेगा कि किसने कहा कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, तो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इस बात को कहा ओटी बॉवेरी था, है ना। और कौन था, लियोड था, लियोड था, और कौन था, कार्टी था।
ये तीनों वैज्ञानिक मिलकर के कह दिया कि अनुवांशिक पदार्थ जो है वह डीएनए है। बात समझ में आ गया? यह पुष्टि हो गया कि अनुवांशिक, हाँ टोटल मिलेगा, सब मिलेगा। अगला बार थोड़ा एडवांस नोट भेज देंगे तो उसको पढ़ के भी रखेगी तो और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो यह ओटी, बॉबेरी, लियोड और कार्टी, ये तीन वैज्ञानिक मिलकर के कहा, कब? तो 1944 में, कि अनुवांशिक पदार्थ कौन है हमारा? डीएनए। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं जीन किसे कहते हैं। जीन कौन है? जीन कौन है? तो हम जानते हैं कि जीन जो है वह अनुवंशिकता की इकाई है ना? तो इससे मतलब क्या हम समझे? हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, अनुवांशिकता की इकाई है, ये क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि जीन ही जो है वह पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है? तो गुणों का स्थानांतरण करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह क्या करेगा? तो गुणों का स्थानांतरण करता है। हाँ, वो क्या बोली, फिर से बोलो। वही वही ले जा रहे हैं, इसीलिए हम शुरू किए। हाँ, हाँ हो सकता है वही बताना है हमको वहां तक, कि गुणों का क्या करता है? ये स्थानांतरण करता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण का स्थानांतरण कौन करता है? जीन करता है। ठीक है, अब देखो, हम है आदमी, हमारे अंदर गुणसूत्र की संख्या 46 है। हम, हाँ, तो हमारा निर्माण कैसे हुआ है? तो माँ से और पिता से, है ना? तो यहां पर जो है माँ से हमारे पास कितना गुणसूत्र आया है? इससे भी इतना ही आया है ना? तो ये 23-23 का जोड़ा हमारे पास। जोड़ा कहने का मत, हाँ, हमारे पास गुणसूत्र का क्या है? 23-23 का जोड़ा है। ठीक है, तो 23-23 का जोड़ा हमारे पास। जोड़ा कहने का मतलब क्या होता है? जोड़ा कहने का मतलब, जैसे गांव में चादर बेचने आया तो एक जोड़ा देंगे इतना में, इसका मतलब है कि अगर कह रहा है कि 220 में 2 चादर देंगे, तो इसका मतलब है एक चादर का दाम क्या है? 110 है। तो एगो चादर बड़ी अच्छा रहेगा, 110 वाला दूसरा चादर खराब रहेगा। बात समझना है कि हमारे गांव में आया चादर बेचने, और वो 220 में 2 चादर दे रहा है, तो 110 वाला चादर जो है वो अच्छा है, एगो दूसरा चादर एगो खराब रहेगा थोड़ा सा, कि दोनों एक जैसा रहेगा? दोनों एक जैसा रहेगा। यानी कि हमारे पास जो 23-23 जोड़ा गुणसूत्र है वो क्या है? इधर कटेगा तो बोलना, इधर एक है तो यह भी पहला वाला दोनों एक जैसा, इधर दूसरा, इधर दूसरा, इधर तीसरा, इधर तीसरा। ठीक है, तो हमारे पास जो 23 जोड़ा गुणसूत्र है वो एक इधर है तो एक नंबर इधर भी है, 2 नंबर इधर है तो 2 नंबर इधर भी है, 3 इधर है तो 3 नंबर इधर भी है। तो ये दोनों गुणसूत्र आपस में क्या है? एक समान है। दोनों गुणसूत्र आपस में क्या है? एक समान है ना? मतलब 23 जोड़ा हमारे पास है, 46 गुणसूत्र है, तो मतलब 46 अलग अलग नहीं है, हमारे पास 23 जोड़ा है। और 23वां दूसरा जोड़ा जो है वह एक जोड़ा का अपरूप है, उसी के जैसा है। बात समझ में आया? तो हम देखें कि गुणसूत्र हमारे पास किस रूप में है? जोड़े के रूप में है। हमारे पास जो गुणसूत्र है वह किस रूप में है? जोड़ों के शकल में पाया जाता है। तो हमारे शरीर में यह 1 नंबर गुणसूत्र मान लेते हैं, तो 1 नंबर गुणसूत्र के ऊपर ही जीन इस तरह से व्यवस्थित होता है।
है ना। जीन तो इसी तरह से रहता है। तो ये जो हमारा जीन है, मान लो ये वाला जीन, या तो काट दो या उठा लो, ठीक है। तो कह रहे थे कि ये जो जीन है, मान लेते हैं यह हमारे आंख के रंग का निर्धारण करता है। ये वाला जीन जो है हमारी आंखों के रंग का निर्धारण करता है। तो ये वाला जीन जो इसके सामने है वह भी क्या करेगा, आंख के रंग का निर्धारण करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है इन सबको। यह भी आंख का रंग का निर्धारण करेगा, यानी कि हमारे पास आंख के रंग के लिए दो जीन होगा। हमारे पास आंख के रंग के लिए कितना जीन होता है, दो जीन होता है ना। यानी जीन जो होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं। जीन जब भी रहेगा तो किस रूप में रहेगा, जोड़े के रूप में रहेगा, है ना। और इस जोड़े को क्या कहा जाता है, हम लोग पीछे मेंडल की वंशागति पूरा पढ़े, इसको क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। जीन के जोड़े को क्या कहते हैं, एलील कहते हैं, है ना। यानी कि हमारे पास कोई भी लक्षण के लिए क्या है, दो जीन है। एक जीन माता से आया है और एक जीन क्या आया है, पिता से आया है, ठीक है। तो ये जीन को हम लोग समझे थोड़ा सा, और यह भी समझे कि हमेशा यह किस रूप में रहेगा, जोड़े के रूप में रहेगा। और यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण करेगा। उसके बाद है जीन जो है गुणों का स्थानांतरण करता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। तो ये गुण जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चले जाते हैं। अब क्या होता है, एक पुनर्योगेज एक शब्द था, हम लोग पढ़े थे पुनर्योगेज। पुनर्योगेज उधर समझाने से पहले ये सब इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको निकाल रहे हैं। पुनर्योगेज का मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़े थे रिकम्बिनेशन को, है ना। जैसे अभी बताएं कि हमारे पास आंख के रंग के लिए कितना जीन था, दो गो था, है ना, दो गो था। तो अब मान लेते हैं कि हमारे मम्मी का रंग का आंख आंख का रंग जो था वो काला था, अब पिताजी के रंग का आंख का रंग जो था वह भूरा था, ठीक है। हमारा आंख का रंग क्या हो गया, तो नीला हो गया, ठीक है। तो आखिर हमारे आंख का रंग नीला क्यों हो गया, हमारे पास दुइये गो तो जीन था, एगो काला था और दूसरा क्या था, भूरा था। तो हमारे आंख का रंग होना चाहिए था या तो काला या क्या, भूरा, लेकिन हो गया क्या, नीला। क्यों, है ना, नीला क्यों हुआ। तो इसका जवाब है कि यह दोनों जीन जब आपस में मिले, मिलने के बाद आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, है ना। ये आपस में जुड़ गए और जुड़ करके एक मध्य गुण का निर्माण किए, बीच वाला गुण का निर्माण किए। इसी के जुड़ने की प्रक्रिया को पुनर्योगेज कहते हैं। जब दो जीन आपस में जुड़ जाएं और जुड़ करके एक नए लक्षण का निर्माण करें, एक नए लक्षण का निर्माण करें, तो इसी को क्या कहा जाता है, पुनर्योगेज कहा जाता है। समझ में आया, है ना। हम लोग देखते हैं कोई माता है तो बिल्कुल काली है, पिता है तो गोरे हैं। अब क्या हुआ, तो बच्चा जो हो गया